कहानी सुनिएगा। सुनिए कहानी कोहबर की शर्त। लेखक केशव प्रसाद मिश्र। पिछले भाग में आपने सुना था काका अपने भतीजे ओंकार और चंदर के साथ रहते हैं। ओंकार बड़ा है और चंदर छोटा। काका का स्वभाव थोड़ा मनमौजी, थोड़ा मनचला जैसा है। वो इधर उधर ताक झाक करने से भी बाज नहीं आते, जबकि ओंकार और चंदर आज्ञाकारी हैं। ओंकार बड़ा है और कामकाज अच्छे से संभाल लेता है। यहाँ खेत की बुआई होने वाली है और काका की तबीयत अचानक खराब हो जाती है। काका की तबीयत ठीक करने के लिए ओंकार चंदर को चौबे छपरा से वैद्य जी को लाने भेज देता है। चंदर चौबे छपरा जाता है, जहाँ उसकी मुलाकात वैद्य जी की लड़की गुंजा से होती है। वैद्य जी काका का इलाज करते हैं और साथ में ओंकार को पसंद भी कर लेते हैं, क्योंकि ओंकार घर में बड़ा है और घर में कोई ज़्यादा सदस्य भी नहीं है। इसीलिए अपनी बड़ी बेटी के लिए वो ओंकार को पसंद कर लेते हैं। अब आगे। काका की बीमारी से खंड की बैठकी में सूनापन आ गया था। दोपहर को जामुन वाली परती में जब खा पीकर गांव के लोग जुटते तो देखते देखते सांझ हो जाती। परती में लगभग 12 महीने हरी हरी मुलायम दूब भरी रहती। जगह जगह 4-5 जामुन के पेड़ थे, जो गर्मी के दिनों में छाया और ठंडक देते थे। जाड़े में लोग इस परती में घाम लेने बैठते। बच्चे दिन भर इसमें खेला करते। गांव का बरबिटोर यहीं होता। पूर्वी और पश्चिमी टोल की बेटियों के ब्याह में तंबू का नाद यहीं गढ़ते। इस परती से गांव के सभी लोगों को लगाव था। 2 महीने के बाद पूरी तरह निरोग होकर काका जब पहली बार घर के बाहर निकले तो सबसे पहले इसी परती में बैठे। काका के बैठते ही उनकी बीमारी की चर्चा छिड़ गई। लोग वैद्य जी की प्रशंसा करने लगे। वैद्य जी ने काका को अच्छा कर दिया, लेकिन 1 रुपया भी नहीं लिया। बगल में बैठा हुआ जियावन बोला, वैद्यवा बेवकूफ़ नहीं है, 1 का 4 वसूलेगा। अनिरुद्ध काका की ओर ताक कर मुस्कुराया। चौबे छपरा वाले नंबरी गोइया हैं, काका से 1-2 बीघा खेत तो जरूर ही लिखवाएगा। काका भीतर ही भीतर खिसिया कर बोले, तेरे बाप ने कोराड़ का खेत लिख दिया तो समझता है कि बलिहार में सब कपूत ही जन्मे हैं। तभी सामने से घोड़ी पर चढ़कर आते हुए वैद्य जी दिखाई पड़े। आ गए वैद्य जी। अनिरुद्ध फिर बोला, गांव भर में वैद्य जी कह आए हैं कि तुम्हारी बीमारी में 500 रुपये की दवाई और मेहनत लगी है। या तो 1 बीघा खेत लिखो, नहीं तो हुई बटोर। काका पहले से चेत जाओ। वैद्य जी के आने से गांव के 2-4 बड़े बूढ़े आकर पास बैठ गए। वैद्य जी के बैठते ही अनिरुद्ध फिर बोला, काका अच्छे हो गए, लेकिन आपने कुछ नहीं लिया वैद्य जी। वही तो मांगने आज आया हूं, वैद्य जी बोले। अनिरुद्ध हंसा। अब बोलो काका, हमारी बात तो पतियाते नहीं थे, अब दो वैद्य जी को। फिर वैद्य जी से बोला, तो मांगिए ना वैद्य जी, क्या मांगते हैं? रुपया पैसा हमको नहीं चाहिए, वैद्य जी बोले। अरे तो खेत ले लीजिए। अनिरुद्ध फिर बोला। अरे अनिरुद्धवा, बकबक मत कर, नहीं तो देखता है ये डंडा। कहिए वैद्य जी, कुशल मंगल? काका बोले, सब ठीक है, लेकिन अनिरुद्ध की बात आपने सुनी? वैद्य जी बोले, आप सुनाइए। काका बोले, हमारी आप सुनेंगे? वैद्य जी ने प्रश्न किया। आपने तो हमारी नहीं सुनी, लेकिन मैं आपकी सुनूंगा, कहिए तो सही। मेरे कहने भर से काम नहीं बनेगा, जो कहूं उसको मानने से होगा। हम आपसे बाहर नहीं हैं वैद्य जी, आप मुंह तो खोलिए। हमें अपना ओंकार दे दीजिए। भीड़ में बैठे हुए लोग एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। जो कुछ होगा, वैद्य जी फिर कहने लगे, पान फूल से यथाशक्ति पूजा भी कर दूंगा। का राय है अंजोर? बगल में बैठे हुए पद में काका के चाचा लगने वाले ददुआ बोले, जब आप लोगों की राय है तो हमको भी मंजूर है। वैद्य जी की राय है तो हम कैसे कुछ कहें, उन्होंने हमारी जान बचाई है। वाह रे वैद्य जी वाह, क्या साथ के लकड़ी मारी कि काका एकदम से चित।
काका की तकदीर सही में सोना है। बिना पैसे के दवाई भी कराई और ऊपर से समधी भी बन गए तो हो जाए बरईछा लगे हाथ। फिर तिलक में भी खाने को मिले, चट मंगनी पट ब्याह। बात वैसी ही हुई। वैद्य जी ने पत्रा निकाल लिया और चश्मा लगाकर पत्रा खोलते हुए बोले, आज शुभ शायद है, आप कहें तो बरच्छा कर दूं। हो जाए, दधुआ कहने लगे। शुभ काम में क्या देरी, चलिए वैद्य जी द्वार पर चलिए। चलो हो रामंजोर। दधुआ पहले ही उठ गए। वैद्य जी, काका और लगभग सभी बैठे हुए लोग उठकर काका के द्वार की ओर चले। वैद्य जी ने 51 रुपये से ओंकार की बरच्छा कर दी। कंजूसी के लिए काका गांव भर में प्रसिद्ध थे। भैवदी में गांव के लगभग सभी घरों में भोज भात खा चुके थे। खान पान तो दोनों ओर से चलता है। इसी बात को लेकर गांव के लोग काका को अक्सर टोका करते थे कि घर घर घूम के तो खा आते हो, कभी खिलाने का भी मन करता है। खाते समय तो मोछा बोर बोर के खाते हो, खिलाने के नाम पर बाई गुम हो जाती है। लेकिन काका का इस पर कोई असर न था। टोकने वालों में अनिरुद्ध था मुंहफट, लेकिन उसको बिना दो चार गाली सुनाए काका पास में बैठने ही न देते। लेकिन ओंकार के तिलक के दिन काका के घर न जाने कहाँ की रौनक आ गई। बाहर भीतर से लिप पुतकर मकान जगमगा गया। काका बलिया से किराए पर लाउड स्पीकर तय कर आए थे। सवेरे ही मकान के आगे नीम के पेड़ से लाउड स्पीकर से गाने निकलने लगे। गांव की गली गली से लड़के काका के घर की ओर दौड़े और तवा बजाने वालों के चारों ओर से घेर कर डट गए। गांव में जिसके साथ खान पान की भैवदी थी उसके घर खाने का न्योता तो गया ही, जिसके साथ न भी थी काका उसके घर स्वयं जाकर न्योता दे आए। छोटे से बड़े सभी घर जनवा यानी घर पीछे एक व्यक्ति का न्योता पहुंच गया। सांझ होते होते द्वार पर बिछी हुई चौकियों, खाटें और कुर्सियां गांव जवार के लोगों से खचाखच भर गईं। काका को धूसने हंसने वालों की बोलती बंद हो गई। उनके दल वाले मुनेसर, रघुनाथ, अनिरुद्ध, राम कृपाल, सूभा सभी अतिथियों के सादर सत्कार में जुटे थे। तिलक में वैद्य जी ने नगद 1000 रुपये, कपड़े और बर्तन दिए। आंगन लोगों से ठसाठस भर गया। पीतल के गगरे, परात, हंडे और फूल के लोटे गिलास इतने चढ़े कि गांव के लोग एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। इतना सामान गांव के कम लोगों के ही घर चढ़ा था, किंतु तिलक में गांव के किसी ने भी इतने लोगों को न्योता न था। सवेरे विदाई के समय वैद्य जी बारात में कम से कम लोगों को ले आने की प्रार्थना करने लगे। 15 दिनों बाद ब्याह का दिन तय हुआ। काका ब्याह की तैयारी में मन से जुटे। जवार के गांवों में हाथी घोड़ों के पास बारात का न्योता फिरा। निश्चित तिथि पर बारात चलने को तैयार हुई। सजे हुए हाथी, घोड़े और ऊंट, बाजे और धुंधके की आवाज से काका का द्वार गूंजने लगा। बलिहार से चौबे छपरा था ही कितना, अधिक से अधिक घंटे भर की राह। दिन डूबते भी बारात चले तो समय से दरवाजे लग जाए। सजी हुई बारात जब वैद्य जी के द्वार लगी तो लोगों को खड़े होने की भी जगह न मिली। बारात की शोभा देख पीली पगड़ी और धोती पहने द्वार पूजा करते हुए वैद्य जी के मन में अपार खुशी भर गई। द्वार पूजा के बाद वैद्य जी ने बारातियों को शमियाने की जगह अपने घर पर ही जलपान करा दिया। जलपान के बाद शमियाने में महफिल जमी। धराऊ रेशमी कुर्ता, मुरेठा और कंधे पर रेशमी चादर डालकर काका वर की बगल में आ बैठे। भोजन वगैरह हुआ और जल्दी ही ब्याह संपन्न हो गया। ब्याह के बाद कोहबर की रस्म पूरी करने के लिए शहबाले की भी बुलावट हुई। शहबाला था छोटा भाई चंदन। रात के 11 बजे थे। चंदन शमियाने में सो गया था। नाव ले जाने को जगाने लगा तो उसकी आंख न खुले। नाव तंदुरुस्त था, हट्टा कट्टा। उसने चंदन को गोद में उठाकर आंगन में लाकर खड़ा कर दिया। नींद में माता चंदन खड़े खड़े झूमता रहा।
ब्याह के बाद मड़वे में से सभी आदमी हट गए थे। कोहबर की रस्म पूरी करने के लिए केवल औरतें रह गई थीं। नींद में अलसाए चंदन को झकझोर झकझोर कर जगाने के लिए कई बार ओंकार ने प्रयत्न किया, फिर भी चंदन की नींद पूरी तरह नहीं खुली। दीवार से पीठ टिकाए चंदन को जगाने के लिए नाउन ने भी कई बार झकझोरा, तो ओंकार बोला, बहुत सोता है, सो जाने पर इसका जगाना बहुत कठिन हो जाता है। ये चौबे छपरा है पहुना, यहाँ अच्छे अच्छे की ऊँघाई टूट जाती है, इनको तो मैं चुटकी बजा के जगाती हूँ। बगल में खड़ी हुई गुंजा बोली, और देखते देखते पानी भरे हुए कंडाल में से एक पुरवा जल निकाल चल्लू में भरकर उसने झप्प से चंदन की आंखों पर मार दिया। नींद में माती आंखों पर ठंडा पानी पड़ा तो चंदन ने आंखें खोल दी। देखा पहुना? गुंजा फिर बोली, बाप रे बाप, हर घड़ी लुत्ती की तरह फरफर उठती है। चीन लो बबुआ, ये तुम्हारी साली है गुंजा। नाउन बोली। अब की ओंकार ने गुंजा को चीन्हे की नज़र से देखा तो वो लजाकर पास में खड़ी हुई लड़कियों में दब गई। आधी रात बीत रही थी। आंगन में जलने वाले 2 पेट्रोमैक्सों में से एक की रोशनी कम हो गई थी, इसलिए पहले से कुछ अंधेरा हो चला था। रूपा ओंकार से गठबंधन किए झुकी हुई उसके पीछे खड़ी थी। नाउन ने जल्दी करने को कहा तो गुंजा बोली, अभी तो चुमावन बाकी है। चुमावन अब कोहबर में होगी, यहाँ नहीं। चलो पहले कोहबर पूछ लेने दो। आगे आगे नाउन, पीछे ओंकार, उसके पीछे रूपा कोहबर घर की ओर बढ़े। अन्य लड़कियों के साथ गुंजा पहले ही कोहबर के द्वार पर जा खड़ी हुई। द्वार रोक रहने से ओंकार को भी रुक जाना पड़ा। ओंकार, बगल में चंदन, पीछे रूपा और नाउन सभी रुक गए। द्वार रोके चौखट पर खड़ी गुंजा की ओर ओंकार ने ताका तो बोली, ये कोहबर का द्वार है पहुना, इसे ऐसे नहीं लांघने पाओगे, यहाँ द्वार पड़ना पड़ता है। बात न समझ पाने के कारण ओंकार ने गुंजा की ओर देखा तो बोली, पढ़े लिखे हो तो कोई दोहा, सवैया या कवित्त सुना दो। हाँ बचवा, कुछ सुना दो, कोहबर के द्वार की रस्म पूरी हो जाए। सास जी यहाँ दामाद को रुपए देती हैं। बगल में खड़ी हुई एक अधेड़ औरत ने कहा। आंखें नीची कर ओंकार कुछ सोचने लगा, किंतु चंदन कुछ सोचते हुए गुंजा को निहारने लगा। ओंकार की चुप्पी पर लड़कियों ने सम्मिलित चोट की। बहरे हो क्या बहुना, यह अपनी बहन की याद आ रही है। हम क्यों अपनी बहन की याद करें, हमारे तो कोई बहन ही नहीं है, हम तो दूसरे की बहन लेने आए हैं। चंदन ने तपाक से जवाब दिया। फव्वारे की तरह सभी औरतों के मुंह पर एकाएक हंसी फूट गई। बाप रे, बड़ा तेज है ये लड़का। 2-3 लड़कियां बोलीं, तुम्हारे भाई कुछ पढ़े लिखे तो हैं नहीं, अब तुम ही कुछ बोलो। गुंजा ने चंदन को ताकते हुए कहा, ब्याह से पहले ये पता नहीं लगाया था। चंदन ने चट प्रश्न किया, तो क्या हुआ, पहले नहीं लगा तो अब सबके बीच में लग जाएगा। तुम्हारा ब्याह अभी नहीं हुआ, नहीं तो तुम ही पढ़ दो। गुंजा बोली, पढ़ दो बचवा, तो तुम्हारा ब्याह गुंजा से हो जाएगा। पास में खड़ी हुई 50 साल की एक स्त्री बोली, जोड़ी भी अच्छी रहेगी। बरकनिया ने ब्याह से पहले ही एक दूसरे को देख लिया है। तभी ओंकार ने कोई सवैया बुदबुदा दिया। सास ने ओंकार के हाथ में रुपया दिया तो गुंजा बोली, और शहबाला? शहबाला कुछ नहीं पड़ेगा। चंदन बोला, पढ़ना पड़ेगा। गुंजा अकड़ कर बोली, तुम तो हमारे स्कूल के मास्टर साहब की तरह हुक्म चला रही हो। और क्या, तुम्हारे मास्टर साहब से कम थोड़े ही हूँ, हमारे कहने से द्वार पढ़ो। एक उंगली से अपनी गर्दन ठोकती हुई गुंजा रोब से बोली, पढ़ो तो रुपए मिलेंगे। अच्छा बचवा, तुम ऐसे ही रुपए लो, चलो घर में। गुजिया छोड़ द्वार, देर हो रही है। गुंजा की माँ बोली, देखा, रुपया तो चट से ले लिया। गुंजा बोली। चंदन मुस्कुराने लगा। लड़कियां हट गईं। ओंकार, चंदन, रूपा कोहबर घर में घुसे। 15-20 औरतों के बैठने लायक छोटा सा घर था। दरवाजे के सामने वाली दीवार के पास मिट्टी का रंगा हुआ सफ़ेद कलश रखा था।
कलश के मुंह पर आम के हरे हरे पल्लव और पल्लव के ऊपर कलश का मुंह ढकने वाली छोटी ढकनी में भरा हुआ जौ और जौ के ऊपर घी से भरा हुआ एक दीप जल रहा था। कलश के पीछे की दीवार लगभग 2 हाथ लंबाई चौड़ाई में गोबर से लिपी थी, जिस पर चूने से हाथ की कई थापें पड़ी थीं। बगल में फूल की एक नई थाली में पूजा का सामान, दूब, अक्षत रोली, दही, गुड़ और फूल पान रखे थे। जौ वाली ढकनी में जलती अगरबत्तियां की महक से घर सुशोभित हो रहा था। चूंकि इस घर में केवल औरतें ही रहती हैं, इसलिए पूजा का काम नाउन और पुरोहित की पत्नी करा रही थीं। कलश के सामने ओंकार के बाईं ओर रूपा और दाईं ओर चंदन बैठे। इन तीनों को घोर कर बैठी लड़कियां और कुछ स्त्रियां। पूजा 15-20 मिनट में समाप्त हो गई तो गठबंधन खोलकर रूपा को उठाकर नाउन घर से बाहर लेकर चली गई। उसके बाद पंडिताइन भी उठती हुई बोली, अच्छा, अब हम लोगों का काम तो खत्म हुआ, बाकी रस्म तुम लोग पूरी करो। पंडिताइन के साथ प्रोण स्त्रियां भी बाहर निकल गईं। रह गईं गुंजा की सखियां और अगल बगल की घर की बहुएं। गुंजा, पहचानती हो इनको? एक लड़की ने चंदन की ओर इशारा किया। गुंजा मुस्कुरा पड़ी। यही हैं नाव वाले। हमें याद है, गुंजा बोली। अरे बाप रे बाप, बोलने वाली लड़की ने आंचल से मुंह तोप लिया। गुंजा झटके से बाहर हो गई और मिनट भर में पलटकर ओंकार के पीछे खड़ी हो उसके आगे हाथ में एक सुपारी बढ़ाती हुई बोली, पहुना, ये पूजा की सुपारी है, इसे मुंह में रख लो। ओंकार गुंजा की हथेली से सुपारी ले अपने मुंह में रखने ही जा रहा था कि चंदन एकाएक बोल पड़ा, नहीं नहीं भैया, मुंह में ये सुपारी मत रखना। वाह, तुम मना क्यों करते हो? ये कोहबर की रस्म है, गुंजा कृत्रिम रौब दिखाते हुए बोली। कोहबर में झूठी सुपारी खिलाने की रस्म है, चंदन गुंजा को ताकते हुए बोला। झूठी? किसकी झूठी? तुम्हारी बहन की। ब्याह के दिन लड़की दिन भर मुंह में सुपारी रखती है, मुझे मालूम है, किसी और को चराना। सभी लड़कियां हंस पड़ी। बाप रे, ये तो हर बार हरा देते हैं। गुंजा फिर कमरे से बाहर हो गई। चंदन पर फिर नींद का नशा चढ़ने लगा। वो रह रह कर झपकी लेने लगा। ओंकार ने उसे 1-2 बार जगाया, लेकिन चंदन अपने को रोक न पाया और दीवार के सहारे उठंग गया। गुंजा फूल की एक थाली चावल से भरकर ले आई और दूसरी खाली। चंदन को देखते हुई बोली, अरे सो गए? पहुना, तुमने भी नहीं रोका? और चंदन को झकझोरती हुई बोली, यहाँ सोने आए हो कि बतियाने? मुझे ऊँघाई आ रही है। ऊँघाई आ रही है तो यहाँ सोने को नहीं मिलेगा, कोहबर में रात भर जगना पड़ता है। अभी से ये हाल है तो अपने ब्याह में क्या करोगे? लेकिन चंदन फिर दीवार के सहारे लुढ़क गया। अच्छा बच्चू, तो ये लो। और गुंजा ने बगल के लोटे में से एक चुल्लू पानी लेकर चंदन की आंख में माटी में छप से मार दिया। चंदन की झपटी आंखें पूरी तरह खुल गईं तो गुंजा अपने आंचल से चंदन की आंखें और मुंह पोंछने लगी। रंगी हुई नई साड़ी की गंध चंदक की नाक में भर गई, प्यारी सौंधी गंध। चंदन पूरी तरह जग गया। अरे अरे, मैं कोई बच्चा थोड़े हूँ, और नहीं तो क्या बच्चे के बाप हो? पास में बैठी हुई सारी लड़कियां हंसने लगीं। झेंपते हुए नीची आंखों से चंदन मुस्कुराने लगा तो गुंजा बोली, यहाँ के लोगों को जान लो, ये बदामो है, चाचा की लड़की, ये सूरज कुमारी है, ये परेमा, हमारी सखियाँ। फिर अपनी गर्दन ठोकती हुई बोली, और मेरा नाम है गुंजा, बहना की छोटी बहन हूँ। और तुम्हारा नाम? तब से भैया चंदन चंदन कह रहे हैं, सुना नहीं? बाप रे, इसमें खिसियाने की क्या बात है? प्रेमा बोली। अच्छा तो लो, गुंजा बोली, इस धरिया में चावल का अंदाजा से बताओ कि क्या अंजुरी है। क्यों? चंदन ने पूछा। पहले बताओ तो बताती हूँ। नहीं, पहले बता दो, चंदन बोला। बड़े जिद्दी हो। अगर अंजुरी से नापने पर तुम्हारा अंदाजा सही निकला तो तुम जीत गए,
तब तुमको उतने रुपए मिलेंगे, और अगर गलत निकला तो तुम हार गए, और हार गए बच्चू तो जो मैं कहूंगी तुम्हें करना होगा। गुंजा ने अपना सिर हिलाते हुए कहा। सिर हिलाती हुई गुंजा को चंदन ध्यान से देखने लगा तो वो कुछ लजाकर बोली, हमको क्या निहारते हो, बता के चावल नापो। भाई के सामने ऐसी बात सुनकर चंदन को सहम गया, इसलिए लाज को तोपने के लिए चट से बोला, 30 अंजुरी। तो अब नापो, गुंजा बोली। चंदन अंजुरी से चावल नापने लगा। 5, 10, 20, 30, चावल 35 अंजुरी निकला। गुंजा की ओर ताकते हुए चंदन बोला, मैं तो हार गया, बताओ मुझे क्या करना होगा। दूसरे से पूछकर हारी हुई शर्त पूरी की गई तो उसका मोल क्या, गुंजा ने कहा। तुम्ही ने तो कहा था कि हारने पर जो कहूंगी करना होगा। अच्छा, कभी कहूंगी, याद रखना। अब पहुना की बारी है, इनको भी नाप लेने दो। लो पहुना, अब तुम। तभी गुंजा की माँ 2 थालियों में खाना लेकर आ पहुंची, और एक थाली ओंकार और दूसरी चंदन के आगे रखती हुई बोली, रात भर यही होगा कि लड़के कुछ खाएंगे पिएंगी भी। मैं न देखूं तो इस घर में एक खर भी इधर से उधर न हो। रूपा का भरोसा था सो चली, अब रह गई गुंजा, देखें नाव कैसे पार लगती है। गुंजा लोटा गिलास में पानी लेने चली गई। ओंकार और चंदन के आगे पानी रखने लगी तो गुंजा की माँ बोली, देख बैठ के ढंग से खिलाना, पहली बार पहुन खाने में लजाता है। मैं जाती हूँ, भंडार सूना पड़ा है, सभी चीजें जहाँ की तहाँ पड़ी हैं। ओंकार ने 2 पूड़ियाँ रखकर बाकी निकाल दी। चंदन की थाली में 4 थीं। ओंकार तो दोनों खा गया, पर चंदन 1.5 पूड़ी खाकर थाली आगे सरकाने लगा तो गुंजा ने थाली रोक दी। वाह रे बबुआ, यही मर्द बनते हो। क्या, चंदन बोला, कि 4 पूड़ियाँ तक नहीं खा सकते। अब ये प्रसाद किसके लिए छोड़ते हो। तुम्हारे लिए, चंदन ने धीरे से कहा। पास बैठी हुई लड़कियां मुस्कुराती हुई गुंजा का मुंह ताकने लगी, जो चंदन के इस उत्तर से एकाएक हल्के गुलाबी रंग से भर गया था। दूसरे दिन भोर में आंगन के वातावरण में एक अजीब सी थकन और उदासी छा गई थी। रात भर के जागरण और मेहनत से घर के लोगों की आंखों में कड़वाहट भर गई थी। जिसको जहां जगह मिली वहीं ठहर गया। मड़वे से हटकर आंगन में ही खुले आकाश के नीचे एक खाट पर ओंकार और चंदन सो रहे थे। कोहबर के द्वार पर गुंजा भी उठंग गई थी। भिनसार होते होते सबसे पहले गुंजा की माँ जगी। उसने रूपा को जगाया और उसका हाथ मुंह धुलाकर तैयार कराया। गुंजा आहट से ही जग गई। शांत सोए घर में धीरे धीरे जान आने लगी। बाहर से वैद्य जी आकर बोले, दिन निकलने के घड़ी भीतर के भीतर ही विदाई की शायद है तो क्या करूं। गुंजा की माँ छनक कर बोली, रूपा को तैयार करो, डाल के गहने एक बार अपने से सहेज कर ताला बंद कर चाबी रूपा को सौंप दो। गुंजा से कह दो पाहुन को जगा दे, शायद के भीतर भीतर ही मड़वा हो जाना चाहिए। और वैद्य जी बाहर निकल गए। बहन को ठीक करके गुंजा ने ओंकार को जगाया। ओंकार तो उठ गया, लेकिन चंदन सुगबुगाता ही न था। जिसका ब्याह हुआ वो तो उठ बैठे हैं, और ये हैं कुंभकर्ण कि नींद सोए हैं, देह में जैसे सांस प्राण नहीं। क्या सवेरे सवेरे बकने लगी, गुंजा की माँ पास आती हुई बोली। फिर पानी से हाथ गीला कर चंदन की आंखों पर फेरती हुई बोली, उठो बचवा, बिहान हो गया, हाथ मुंह धो लो। कपाड़ मुड़ा के तो एकदम बम्बोले बाबा बने हैं, गुंजा हंसती हुई बोली। चंदन बैठकर आंखें मल रहा था। ओंकार उसे लेकर शमियाने में चला आया। घंटे भर में ओंकार और चंदन की आंगन में फिर बुलावट हुई। मड़वे के नीचे एक पलंग पर बढ़िया गलीचा बिछा हुआ था, और गांव घर की ढेर सी ब्याही कुंवारी लड़कियां तथा बहुएं चारों ओर से उसे घेर कर खड़ी हुई थीं। जलपान के बाद सास ने ओंकार के हाथ में 25 रुपये और चंदन के हाथ में 11 रुपये दिए। उसके बाद वर देखने को आई हुई भैवदी की औरतों ने एक एक 2-2 रुपये ओंकार और चंदन को देने शुरू किए।
ओंकार और चंदन के आगे काफी रुपये जमा हो गए। गांव की औरतें जब रुपए दे चुकीं, तो अंत में गुंजा ने चंदन के हाथ में रुपए से भरा बुना हुआ जालीदार बटुआ थमा दिया और अलग खड़ी हो गई। और बहनोई को? गुंजा की ओर ताककर एक औरत बोली। बगल में खड़ी हुई गुंजा की भौजाई लगने वाली एक बहू बोली, बहनोई से इनको क्या मतलब? जिसको बीच लिया भरी सभा में, उसका हाथ पकड़ लिया। खड़ी हुई औरतों में हंसी फूट गई। चंदन ने हाथ का बटुआ आगे गलीचे पर रख दिया। इसे खोल के बताओ कि कितने रुपए हैं, धरने को नहीं दिया। गुंजा कुछ अकड़ कर बोली, खोल के गिन दो बबुआ, तो तुम्हारे साथ ये लग जाएंगी। भौजाई ने फिर बोली कसी, बक, जहां जो मन आता है बोल देती हो बहूजी। गुंजा बोली, ऐसा दूल्हा खोजने पर भी नहीं मिलेगा गुंजा बबुनी। सहबलिया को खाली मत लौटाओ, संग में लग जाओ। कहीं तो चाची से कह दूं। चुप रहती हो कि नहीं? गुंजा बिगड़ गई। सकरवासी के फंदे पर पतली डोरी से बंधे चुन्नटदार मुँह वाले बटुए को खोलने की चंदन कोशिश करने लगा। काफी कोशिश के बाद भी जब बटुए का फंदा न सरका, तो गुंजा बोली, ये अकल हैरानी बटुआ है अच्छू। तुम्हारी बहन का बनाया नहीं है जो फट से खुल जाएगा। हार मान लो तो खोल के दिखा दूं। चंदन ने गुंजा की ओर देखा। तभी बाहर से नाऊ आकर बोला, बाहर असवारी लगी है, रूपा बबुनी को लेकर चल, चढ़ाना है। शायद के भीतर पीड़ा बहरिया जाना है। घाम का दिन है, 1.5-2 कोस धरती नापनी है। कहारों का दम निकल जाएगा। मड़वी की रस्म हो गई हो तो पहुन को जनवासे में लिवा जाऊं? अभी नहीं, पहुन बाद में जाएंगे। गुंजा बोली, अभी तो इन लोगों को खाना पिलाना है। कुछ औरतें ओंकार चंदन के पास रहीं। कुछ सामने वाले घर में बैठी हुई रूपा को गहने कपड़े पहनाने चली गईं। 15-20 मिनट के बाद ही ओंकार भेंट की रुलाई से घर आंगन भर आया। माँ, बहन, चाची, दादी, सखी सहेहल के गले पकड़कर रूपा रोती जा रही थी। घर में से जो भी निकलती, सभी लाल लाल आंसुओं से डूबी आंखें आंचल की छोर से पहुँचती हुई। बेटी को चुप कराने वैद्य जी आए। रूपा बाँव के पांव पकड़कर फिर रो पड़ी। बेटी को चुप कराने की जगह वैद्य जी स्वयं रोने लगे। होंठ कांपने लगे और गालों पर से आंसू की बूंदें टप टप धरती पर गिरने लगीं। हार कर उन्होंने नाउन को इशारा किया। नाउन ने दोनों कंधे पकड़कर रूपा को अलग हटाया और चादर ओढ़ाकर द्वार पर लगी डोली में बिठाने ले चली। आगे रूपा, पीछे उसे पकड़े हुए नाउन और चारों ओर से घेर कर धीरे धीरे चलती हुई गांव टोले की लड़कियां। सबकी आंखें भरी हुई, सबके चेहरे उदास। नाउन ने रूपा को डोली में बिठा दिया। आगे सिन्होरा और फूल की थाली में दही, अक्षत, गुड़, पान आदि रख दिया। कहारों ने डोली उठा ली। गांव के बाहर कुछ दूर तक पहुंचाने के लिए डोली के साथ नाउन और कुछ लड़कियां भी गईं। दिया सत्ती के पास डोली रुकी। रूपा और ओंकार से नाउन ने पूजा करवाई और डोली आगे बढ़ गई। बाहर बारातियों से मिलनी हो चुकी थी। मिलनी समाप्त होने के बाद बारातियों में से किसी ने पूछ लिया, वैद्य जी ने काका को दहेज में क्या दिया? वैद्य जी हाथ जोड़कर खड़े हो गए, हमारे पास है ही क्या। तभी भीतर से ओंकार और चंदन आ पहुंचे। किसी ने इशारा कर दिया। सामने चरण पर बंधी गाय का पगहा चंदन खूंटे से खोलने लगा। हाँ, ये क्या बबुआ, गाय मार देगी। कहते हुए वैद्य जी का चरवाहा चंदन को रोकने के लिए आगे बढ़ा। नहीं नहीं, रोक मत। लड़के ने जब पगहा थाम ही लिया तो गाय खोल के साथ लगा दे। वैद्य जी मुस्कुराते हुए बोले, हमसे कहते बेटा, ये कौन बड़ी बात है। गाय पर खुश हो तो ले जाओ गाय। चंदन को इशारा देने वाला अनिरुद्ध था। उसने सोचा वैद्य जी ना नुकुर करेंगे, लेकिन वैद्य जी का ये हाल देखा तो वो दब गया। कई लोगों के साथ वैद्य जी बारातियों को पहुंचाने के लिए गांव के बाहर तक आए। बारात चौबे छपरा से विदा हो गई।